और आज से महापर्व छठ पूजा का शुभारंभ हो रहा है। जय हो छठी मैया की। यूपी बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों में सूर्य की उपासना का ये महापर्व पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। छठ को सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस खास त्योहार की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रती महिलाएं पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पूजा करती हैं। इसके बाद मिट्टी के चूल्हे पर अरवा, चावल, कद्दू की सब्जी और चने की दाल को प्रसाद के तौर पर बनाया जाता है। इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। आज व्रती नदी या फिर घर में स्नान करते हैं और इसके बाद छठ व्रती प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। इस दिन सिर्फ एक ही बार खाना खाया जाता है। नहाए खाए वाले दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं और इस दिन घर घर में लौकी या कद्दू की सब्जी बनती है। इस दौरान तैयार किए गए भोजन में सेंधे नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने छठ पूजा के शुभारंभ से जुड़ी ये 6 तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो घाट हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। लोग अपनी अपनी तरह से पूजा कर रहे हैं। आज नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत हो गई है। कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं तो कहीं प्रसाद बनाने की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर है। तो घाटों पर छठ की जो है वो छटा छाई नजर आ रही है और 3 दिन के इस कार्यक्रम में जो है आज से इसकी शुरुआत हुई है और 3 दिन के बाद सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत का जो है समापन होता है। आइए रुक करते हैं अनामिका का, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, और शिल्पी सेन जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। शिल्पी, बताइए आज घाटों पे किस तरह का नजारा दिखा सुबह जब छठ की शुरुआत हुई? देखिए, सबसे पहले आपको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं। और सिर्फ रौनक घाटों पर ही नहीं है, घरों में भी है। और उल्लास और आस्था किस तरह से है कि सुबह सुबह कितनी तैयारी इन महिलाओं ने की है वो आप मेरे सामने देख सकती हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष होता है। कोई भी व्रत, कोई भी पूजा जब शुरू होती है तो संकल्प होता है, और आज वो दिन है जब नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। यानी इतना कठिन व्रत और ये महापर्व, आज उसकी शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं गीत संगीत का दौर भी चल रहा है, जो हम गीत सुनाएंगे भी। लेकिन हेमलता जी, क्योंकि हम हेमलता जी के घर पर ही मौजूद हैं, कितनी तैयारी और मन में कितना उत्साह? बहुत उत्साह है। सबसे पहले तो छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और छठ मैया की जय। और सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत आस्था, साफ सफाई और बहुत मन्नतों का पर्व है ये। और यही एक सूर्य देवता है जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। ये एक जीवंत, जिनको भगवान हम लोग मानते हैं, और हम लोगों की हर मनोकामना को आज के दिन हम लोग जो मान लेते हैं वो पूरा करते हैं, और उसी को अपना मन में विश्वास लेकर के हम लोग आज साफ सफाई का दिन है और खरीदारी का भी दिन है। हमने देखा कि आप यहाँ पर आपने सजा करके रखा है, तो क्या क्या विशेष खरीदारी होती है? मौसमी फल हमें मौसमी फल तो सारे होते हैं, उसमें मेन नारियल होता है। तो नारियल, कोई भी पूजा करते हैं तो नारियल को ही हम लोग उसको अपना एक साक्षी मान करके लेके चलते हैं। तो नारियल है, और बाकी सारे फल, जितने भी सीजनल फल होते हैं। इवन जो हल्दी होती है तो इसमें ना पिसी हल्दी लगती है और ना गांठ की हल्दी लगती है, इसमें कच्ची हल्दी इस्तेमाल की जाती है। नए धान का जो नई फसल आती है उसका चूड़ा होता है, उसका चावल होता है, और हर चीज शरीफा होता है। प्रकृति से जुड़ी हुई वो सारी चीजें होती है। लेकिन अगर इस उत्साह में गीतों का उमंग ना हो तो छठी मैया की मुझे लगता है उपासना में ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। तो एक गीत हमको सुनाएं हम लोग। ये जो पूजा हम लोग शुरू करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पूर्वांचल में देवी गीत से शुरू करते हैं। और कोई भी, जैसे शादी ब्याह पूजा पाठ कुछ भी होता है, सुनाइए। इसी गाने से हम लोग शुरू करते हैं। निबिया के डाढ़ी मैया लावेली डोलवा की झूली, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली। झूलत झूलत मैया के सिया की चली भैली ना, ए मल होरी आया वास होया चली भैली ना।
बिल्कुल, देवी की उपासना, छठी मैया की जय। और भगवान आदित्य भास्कर ही ऐसे देवता हैं जिनको हम सब देखते हैं और जो प्रत्यक्ष जो ऊर्जा है वो मिलती है। आपने कितनी तैयारी की है और क्या क्या तैयारी की है? अभी हम सुन रहे थे, आप उनसे अपनी साड़ी की भी चर्चा कर रही थी कि नई साड़ी आपने किस रंग की खरीदी? हाँ, क्योंकि बहुत दिन से इसका इंतजार रहता है, तो हमेशा यही लगता है कि कब छठ देवी की पूजा होगी और कब हम लोग साड़ी खरीदेंगे। तो हर बार तो नहीं खरीदती, लेकिन इस बार मैं भी एक नई साड़ी लाई थी, तो वही अपनी सहेलियों से कह रही थी कि वो हम भी अब की बार नई ही पहनेंगे। और बहुत उल्लास और बहुत इंतजार रहता है। दिवाली के बाद बस फिर यही इंतजार होता है कि कब छठ देवी की पूजा हम लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि इतनी तैयारी हुई है और बहुत ही ऊर्जा के साथ उपासना का बिल्कुल ये शिल्पी, पर्व, तो सूर्य लखनऊ उपासना का से ये पर्व तस्वीर हमने शुरू हुआ है। देखी जहां हमारी संवाददाता शिल्पी जो है इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो गाने बजाने के साथ, मां के गीतों के साथ उन्होंने छठ की जो है वो शुरुआत कर दी। अब रुक करना चाहूंगी दिल्ली का, जो हमारी संवाददाता अनामिका है। अनामिका, इस वक्त आप कहां पर हैं और आपके आसपास क्या तैयारियां हैं? आज नहाए खाए से छठ पूजा की जो है शुरुआत हो चुकी है, तो जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, छठ पूजा का त्योहार पूर्वांचल तक सीमित नहीं है। राजधानी दिल्ली में भी इसकी तैयारी चल रही है। 4 दिन का महापर्व है और जब सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा आखिरी के 2 दिनों में सुबह शाम, उसके लिए दिल्ली सरकार ने काफ़ी तैयारियां की हुई है। ITO घाट पर इस समय हम मौजूद हैं और यमुना घाट के ठीक सामने टेंट लगाए गए हैं, व्यवस्था की गई है क्योंकि यमुना प्रदूषित है, इसलिए टेंट से पूरा कवर कर लिया गया है कि कोई यमुना में डुबकी ना लगाए, बल्कि उसके बजाय यहाँ पे एक तालाब बना दिया गया है जिसमें साफ पानी डाला गया है कि किसी को, अगर जितने भी छठ व्रती हैं जो दिल्ली में रहते हैं वो अगर ITO घाट में आके यमुना के किनारे उपासना करना चाहें सूर्य देव की, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। लाइट लगाई गई है, रोशनी की व्यवस्था की गई है, स्पीकर की व्यवस्था की गई है। आज नहाई खाई का दिन है, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और उसके बाद खरीदारी करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं अदिति। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, भले ही बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन जो जिनकी आस्था है जिन लोगों की, वो लोग अभी यमुना के दूसरी तरफ पहुंचे हैं। मनाही के बावजूद भी यहाँ पे जो है वो स्नान किया जा रहा है क्योंकि पानी बहुत साफ नहीं है, प्रदूषित पानी है इस समय दिल्ली की यमुना का। लेकिन फिर भी यहाँ पे छठ की रौनक हमें देखने को मिल रही है। जितने भी छठ व्रती हैं वो पूरे परिवार के साथ यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। अगर कोई डुबकी नहीं लगा रहा है तो अर्घ दे रहे हैं, पानी से हाथ पैर धो दे रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिल्ली से देखने को मिलेंगी। आज से पर्व शुरू है, इसलिए बाजारों में भी रौनक है। दिल्ली के खरीदारी चल रही है, गेहूं खरीदा जा रहा है, फल खरीदे जा रहे हैं और जैसे कि आपने बताया पूरा भोजन बनाया जाता है, कद्दू की सब्जी बनाई जाती है, चने की सब्जी बनाई जाती है। सबकी तैयारियां दिल्ली में चल रही हैं और जब आखिरी के 2 दिन होंगे तब इस घाट में पैर रखने की जगह नहीं होती। ऊपर का भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो पूरा जो घाट है उसमें व्यवस्था की गई है क्योंकि माना जाता है ITO घाट में कम से कम 10 से 20 हजार परिवार आते हैं छठ के दिन, जो सूर्य को अर्घ देते हैं, उपासना करते हैं। तो सभी के लिए व्यवस्था पूरी कर दी गई है और यमुना को है वो भी ढक दिया गया है। लेकिन जो लोग जिनकी आस्था है यमुना माँ में, पवित्र नदी में, वो फिर भी आके यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं। अदिति जी अनामिका, कहा जाता है कि चलिए आपके पास लौटते हैं, एक बार शिल्पी का ही रुख करते हैं। शिल्पी, देखिए सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा पर्व जो है छठ है और साथ ही छठी मैया की पूजा भी इसमें होती है। बहुत इंतजार रहता है। आपने भी एक महिला से पूछा भी कि उन्होंने क्या तैयारियां की, श्रृंगार से लेके, साड़ी से लेके, पूजा अर्चना से लेके, महिलाएं जो है सारे विधि विधान के साथ सूर्य की पूजा करती है। लेकिन तैयारियों में और किस किस चीज को ध्यान में रखा जाता है, ये जानने की कोशिश कीजिए इन महिलाओं से। बिल्कुल, एक तैयारी देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि सिंदूर छठ में लगाया जाना बहुत विशेष होता है और विशेष तरीके से उसको लगाया भी जाता है। तो उससे आपका जो सौभाग्य है, छठी मैया की जो कृपा है वो बनी रहती है। तो एक हम चाहेंगे कि गीत जरूर छठी मैया का आप लोग गाएं, क्योंकि उससे ये उत्साह, ये उमंग हम सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और सिंदूर तो यहाँ पर हेमलता जी लगा रही हैं और एक गीत भी हम लोग सुने इस बीच, क्योंकि ये बहुत विशेष होता है। इसका जो महत्व है वो भी बहुत विशेष है। ये बताइए कि ये एक विशेष ऐसा पर्व है जिसमें तैयारी हम देख रहे हैं, सिंदूर भी विशेष तरीके से, कितना ये अच्छा लगता है। और
हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लगता है और हम लोग तो यहाँ पर हेमलता दीदी के यहाँ ही हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। और ये जो सिंदूर वाला इतना हम लोग को शौक होता है कि मतलब हर पूरे 3 दिन तक बड़े मतलब हर्षोल्लास से ये त्योहार हम लोग मनाते हैं। और आस्था का, परंपरा का ये एक हिस्सा है, लेकिन इसको इस तरह से भी लोग आज के समय में देखते हैं कि ये एक बिल्कुल अलग। हम चाहेंगे छठी मैया का एक गीत। सूरज वाई के हम ये वाई एक बात और, ये महिलाएं जो संगीत गा रही हैं, ये संगीत गाना बजाना हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि ये व्रत जो है बहुत ही कठिन है। इसमें 36 घंटों तक आप जब उपवास में होते हैं तो काफी कठिन जो है रूल्स का पालन करना पड़ता है। तो एनर्जी ये गीत गाने की सिर्फ आस्था से आ सकती है, लेकिन और ऐसे क्या क्या रूल्स हैं जिन्हें महिलाएं फॉलो करती हैं? बिल्कुल, देखिए ऊर्जा गीतों से मिलती है, लेकिन और क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या ऐसे नियम हैं जो इस व्रत में आप लोग पालन करती हैं? इस व्रत में सबसे पहले तो साफ सफाई। तो साफ सफाई तो हफ्तों से, दिवाली से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जिस दिन नहाय खाए होता है उस दिन ज्यादा सफाई करके घर पूजा पाठ सब करके और फिर हम लोग साफ सुथरा कपड़ा पहन के और जाते हैं, पहले सारी खरीदारी करते हैं और खरीदारी करके उसको लाके ऐसी जगह रखते हैं कि जहां बच्चे या कोई ऐसे हाथ ना लगा दे उसको। बिल्कुल, एक गाना मैं बार बार गीतों के लिए इनसे इसलिए कह रही हूँ, ये सब अभी से शुरुआत कर रही हैं, लेकिन ये लगातार इनके गीत चलते रहेंगे और ऊर्जा भी उतनी चाहिए। एक गीत और आप सुनाएं छठी मैया का, जो सबसे प्रचलित, जो अभी हम लोगों की सबकी जुबान। शुरू करो। हाँ, शुरू करो अनीता। इधर दे दे। कार्तिक मासे लगले बरतिया हम करबो छठी रे बरत, हम करबो छठिया बरत। पिया हमरो बसे परदेश में के करा से करबो साला, के करबो साला। चिट्ठिया भेजब बैरनवा, बैरन से करबो साला। वैसे तो छठ पर्व पर, छठ पूजा पर अलग अलग जो गीत हैं वो हर साल रिलीज होते हैं, जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, लेकिन ये वो गीत हैं जो घरों में गाए जाते हैं, जो बचपन से इन लोगों ने भी सुना होगा और अपनी दादी नानी से सुना होगा और आज वो गीत गा रही हैं। आप बताइए कितनी तैयारी है छठ की? हम देख रहे थे बहुत उत्साह। नहीं, छठ तो एक कम्युनिटी का प्रोग्राम है जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, बच्चे से लेके बड़े तक सबको अलग अलग टाइप का काम है कि मतलब कोई फल ला रहा है, कोई इसको सजा रहा है, कोई मंदिर सफाई कर रहा है, कोई प्रसाद बना रहा है। इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो एक तरह का बाउंडिंग हो जाती है फैमिली के बीच में। पर ये बहुत अच्छा त्योहार है। मैं तो यूपी में ही आके ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो सोचती थी पता नहीं क्या है क्या नहीं, हर स्टेट का अपना त्योहार होता है, पर ये मुझे अंदर से फील होता है। आप कौन से स्टेट से हैं? मैं उत्तराखंड की हूँ। उत्तराखंड की हैं, देखिए, लेकिन अभी इन्होंने बिल्कुल छठ के रंग में, छठी मैया की आस्था के रंग में हम कह सकते हैं पूरी तरह से रंग गई हैं। लेकिन ये जो और इतना मतलब छठ मैया का पूजे का वो था कि उनको छोड़ के कि बताए। देखिए छठ मैया के पूजन का इतना उत्साह है कि अगर मेहमान होते भी हैं तो भी इस समय पर आस्था के रंग में ही हम लोग सब रंग जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोग कोसी भी भरते हैं और जो विशेष इसकी परंपराएं वो उस दौरान क्या और आप लोग करती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा? हम कोसी जैसे एक हम कोई मानता मान लेते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम इस बार कोसी भरेंगे, तो ये कामना मान लेते हैं। जब पूरी हो जाती है, अब जैसे मैंने बहुत पहले सोचा था बेटे की जॉब लग जाएगी,
फिर शादी हो जाएगी, फिर ऐसे करते करते अब मुझे ये हो गए हैं। अब इनका अगले साल मुंडन करके मुझे कोसी भरना है। कुछ मानता पूरी होने पे कोसी भरते हैं, वो बहुत कठिन होता है। रात भर उसमें भी जागरण करते हैं। उसमें मेन एक और बात जो छठ पर्व की, जो छठ पूजा की मैंने देखी है और बहुत विशेष है, वो ये है कि जो छठ में जो व्रती होते हैं उनकी जो लोग सेवा करते हैं, क्योंकि इसका भी एक बहुत उत्साह होता है। और हमने देखा है घर भर के लोग बहुत उत्साह से घर से लेकर घाट तक सेवा करने के लिए पहुंचते हैं और सब कुछ ऐसा लगता है मानो हम ही, भले ही वो व्रती ना हो लेकिन हम ही वो व्रत कर रहे हैं। तो इसका भी कितना उत्साह होता है? बहुत उत्साह होता है इसका। और हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब छठ पर आएगा। हम लोग इस तरह से तैयार व्यार होके हम लोग मंदिर से मतलब जो है घाटों पे जाएंगे। बिल्कुल, घाट पर जा करके बात हमने की, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद उदित होते हुए सूर्य को जी तो पूजा की बात हुई, अर्घ की बात हुई और उन नियमों की बात हुई जो व्रत करने पर आपको जिन नियमों का पालन करना चाहिए। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी दिल्ली का, जहां अनामिका है इस वक्त मौजूद है। अनामिका, पूरे दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से जो प्रदूषण का हाल है, जो धुंध की चादर है चारों तरफ लिपटी हुई है, तो इसमें जो घाट हैं उनमें क्या एयर प्यूरिफायर्स का कोई इंतजाम किया गया है? क्योंकि हजारों की तादाद में जो है लोग घाटों पर पहुंचेंगे पूजा अर्चना के लिए, तो उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रदूषण से तो फिलहाल नहीं लड़ा जा सकता और ना उसका कोई उपाय इस समय दिल्ली सरकार के पास है। पर एयर प्योरीफायर तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा कितना आराम व्रतियों को दिया जा सके ये दिल्ली सरकार ने सुनिश्चित किया है। 900 घाट ऐसे बनाए गए हैं दिल्ली सरकार की माने, जहां पे व्यवस्था की गई है। ऐसे ही टेंट लगाए गए हैं और आईटीओ की अभी आप ऐसे तस्वीर देख रहे हैं तो दिल्ली में हर जगह, हर सोसाइटी में आपको ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी। पानी पीने की व्यवस्था की गई है। जो व्रतियों के साथ उनके परिवार के लोग आएंगे उन्हें पानी की कोई कमी ना हो, लाइट की कोई कमी ना हो। शौचालय ऊपर बनाए गए हैं क्योंकि बहुत भीड़ होती है। सफाई, क्योंकि छठ का पर्व है तो आप देख सकते हैं अभी भी काम लगातार चल रहा है। जो मिट्टी है घाट के पास उसमें ये चादर, ग्रीन मैट लगा दी गई है ताकि कोई भी कमी ना हो। बस कमी, अगर प्रदूषण से फिलहाल नहीं लड़ा जा सकता, चाहे वो यमुना का प्रदूषण हो, चाहे वो हवा का प्रदूषण हो, पर आस्था सब चीज पे भारी होती है। जो छठ व्रती होती हैं वो ये सब सह के कठिन व्रत भी करती हैं। दिल्ली में हर साल हम देखते हैं। और अगर हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी यमुना में डुबकी लगाने की, वो भी एक आस्था की तस्वीर है। भले ही यमुना का पानी कितना प्रदूषित हो, पर क्योंकि बोला जाता है यमुना माँ को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है तो उनके लिए वो प्रदूषित नहीं है। वो आके फिर भी वहां पे डुबकी लगा रहे हैं और अपने व्रत की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पॉन्ड बना दिया गया है। अभी इस पानी को आज पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। फिलहाल इसमें केमिकल डाला हुआ है ताकि जितनी भी जो यहाँ पे गंदगी है वो आज साफ हो जाए। काम जोरों शोरों से चल रहा है क्योंकि सिर्फ आज का दिन है। कल और परसों के बाद से अर्घ देने यहाँ पे सभी लोग आ जाएंगे। तो ऐसी ही तस्वीरें आपको दिल्ली की हर जगह से मिलेगी, लेकिन प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत छठ व्रतियों को भी नहीं मिली। महापर्व की करेंगे जिसका उत्साह देखते ही बन रहा है। आज मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पे वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर लोगों का उत्साह सुबह से ही नजर आ रहा है। जनता के दर पर मत्था टेकने के बाद नेता आज जनता से आशीर्वाद की उम्मीद लगाए हुए हैं। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है और जैसा कि हमने आपको अभी बताया 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में और 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में आज वोट डाले जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है। लगातार जो है लोग वोट डाल रहे हैं और 3 बजे तक जो है ये वोटिंग जारी रहेगी। 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 19.6% जो है मतदान हो चुका है। तो आज 11 बजे तक मध्य प्रदेश में 28.25 जो है वो वोटिंग हो चुकी है। और इस वक्त ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार जो है वोटिंग जारी है और 3 बजे तक जो है ये मतदान जारी रहेगा। 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 19.6% मतदान हो चुके हैं और 11 बजे तक मध्य प्रदेश में 28.25% मतदान हो चुका है। तो जिसका उत्साह देखते ही बन रहा है। आज मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर लोगों का उत्साह सुबह से ही नजर आ रहा है। जनता के दर पर मत्था टेकने के बाद
नेता आज जनता से आशीर्वाद की उम्मीद लगाए हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला जो है वो बेहद अहम होने वाला है। आंकड़ों की बात करें तो एमपी में 2533 और छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। मध्य प्रदेश की सभी 230 और छत्तीसगढ़ 70 सीटों के लिए आज मतदान कर रहा है, लेकिन इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने एक दूसरे को खूब खींचतान में पाया। खूब खिंचाई की गई एक दूसरे की, खुद को पाक साफ और दूसरे को नापाक बताने की होड़ लगी रही। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की बयानबाजी पे देखिए हमारा ये खास शो, ये पब्लिक है। घोटाले करने वाली सरकार शिवराज की। आपकी पार्टी कपड़ा फाड़ का पार्टी हो गई है। सिंधिया परिवार को कभी कुर्सी की दौड़। घोटाले करने वाली सरकार शिवराज की। आपकी पार्टी कपड़ा फाड़ का पार्टी हो गई है। सिंधिया परिवार को कभी कुर्सी की दौड़ में शामिल मत करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं सिंधिया जी, आपने कहा कि आप काला कौवा है, मैं नहीं कह रहा हूं। काला कौवा जिस पर बैठ जाता है उसको ले लूं। अब झूठ बोले कौवा काटे, इतना झूठ तो मत बोले। चुनाव आता है तो घोटाले की दुकान भी पूरे स्वैग के साथ सज जाती है। सियासी घोटाले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमेशा विरोधी करते हैं। इनकी कहानी केवल किस्सा कुर्सी का। सत्ताधारी के लिए विपक्षी घोटालेबाज और विपक्षी दलों के लिए सत्ताधारी महाघोटालेबाज। आप 200 से ज्यादा घोटाले करने वाली सरकार शिवराज की शुरू बड़ी लंबी कहानी है। तिवारी जी ने क्या याद दिलाया, ये तो बड़ी लंबी कहानी है। घोटाले की कहानी तो वाकई बड़ी लंबी है, लेकिन इसकी प्रस्तुति का शुभ मुहूर्त तो चुनावी मौसम ही होता है। कहां से शुरू करें और कहां खत्म। कृष्ण मेनन के जीप घोटाले से शुरू हुआ सिलसिला बोफोर्स से होता हुआ ताबूत की कीलों में उलझा और फिर 2G, CWG, कोल, झोल, राफेल, शराब और केजरीवाल के शीश महल तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में तो उमर के घोटाले की भी चकालस चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कुछ वक्त पहले माननीय अखिलेश जी को पहचानने से इनकार कर दिया या कहें हल्के में ले लिया, तो अखिलेश यादव ने उनकी उम्र का ही घोटाला कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के मामा चूकने वाले कहां हैं, चुटकी लेने में वो खासे माहिर हैं। अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी किसी को क्या पहचानेंगे। अब एक तो कमलनाथ जी की उम्र पे ही संदेह है। राहुल गांधी को उन्हें झूठ बता दिया कि 72 साल मेरी उम्र है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी है वो। अब कमलनाथ जी सही उम्र तो बताएं क्या है उनकी। अब जाने भी दीजिए शिवराज जी, कमलनाथ की असली उम्र जानकर आपके वोटों में इजाफा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि जनता तो आपके 4 टर्म के काम के आधार पर ही वोट देगी। वैसे भी कमलनाथ से पंगा लेने से पहले दिग्विजय सिंह से उनके बारे में पूछ लीजिएगा। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए कोलारस विधानसभा सीट से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के मामले में कमलनाथ ने जो खेल खेला, उससे दिग्विजय सिंह चारों खाने चित होकर कोप भवन में चले गए हैं। कमलनाथ का कमाल देखिए कि पहले फीडबैक सर्वे का वास्ता देकर वीरेंद्र रघुवंशी की पतंग काटी और जब पूछा गया तो कपड़ा दिग्विजय सिंह का फड़वाने लगे। वीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी से टिकट मिलने का वादा था, लेकिन बेचारे को 2 दिग्गजों की कपड़ा फाड़ सियासत के चक्कर में माया मिली न राम। उधर कमलनाथ खुले मंच पर नाराज दिग्गी राजा को कपड़ा फाड़ने का सियासी व्याकरण समझाने लगे, लेकिन दिग्गी राजा भी कहां चूकने वाले हैं। व्याकरण के जवाब में गणित का फॉर्मूला चिपका दिया। अगर आपकी बात ना माने
तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अब आपस में ही सिर्फ फुटअव्वल होगी तो सियासी रकीब तो मजे लेंगे ही। कमलनाथ और दिग्गी राजा की लड़ाई देख मामा का जोश हाई है। कह रहे हैं कि कांग्रेस कपड़ा फाड़ पार्टी हो गई है। आपकी पार्टी कपड़ा फाड़ का पार्टी हो गई है। कमलनाथ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ के फाड़ो। दो पार्ट हो गए कांग्रेस के, दो पार्ट की चक्की, एक पार्ट दिग्विजय सिंह का, एक पार्ट कमलनाथ जी का, और दोनों के पार्ट में कांग्रेस पिस रही है। तो ये जनता का क्या भला करेगी? अरे शिवराज साहब, जाने भी दीजिए कांग्रेस को। आप तो जनता को ये बताइए कि 18 साल में आपने क्या भला किया है जनता का। खैर, चुनाव में जुबानी जूतम पैजार तो चलता है, उधर बीजेपी में भी कम रसाकशी नहीं है। मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन है, इस पर बीजेपी आला कमान मौन है। इसीलिए बीजेपी के कई दिग्गज हसरत की हिलोरों के साथ अपने मन में ही सीएम की कुर्सी की रेस लगा रहे हैं। शिवराज सिंह 5वीं बार सत्तासीन होकर रिकॉर्ड बनाने के लिए बेकरार हैं। ग्वालियर राजघराने के युवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजमहल से निकलकर पसीना बहा रहे हैं। लेकिन सीएम पद के सवाल पर ज्योतिरादित्य जनसेवा के हलफनामे पर अंगूठा लगा देते हैं। सीएम कौन होने वाला है? कहीं आप तो सीएम नहीं होने वाले। आपने इतने तेज रफ्तार में जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं एक शब्द में दूंगा। सिंधिया परिवार को कभी कुर्सी की दौड़ में शामिल मत करिए। सिंधिया परिवार विकास और प्रगति और जनसेवा की ललक के साथ दिन रात कार्य करता है। चुनाव के दौरान नेताओं की बात सुनकर कभी कभी भ्रम होने लगता है कि कहीं सतयुग तो नहीं आ गया, लेकिन विरोधी नेताओं की राय जानते ही आंखें खुल जाती हैं। ज्योतिरादित्य जनसेवा का खानदानी इतिहास बता रहे हैं और उधर कांग्रेस सिंधिया के काला कौवा वाले बयान की याद दिलाकर उन्हें बीजेपी का अपशकुन बता रही है। आपने भी तो एक बात कही वहाँ कि काला कौवा हूँ मैं, मेरी नजर कहाँ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सिंधिया जी, काला ये जो कौवा होता है ना, हमारी परंपराओं के अनुसार अशुभ होता है। पिछली बार आप हमारे साथ थे, आपने कहा कि आप काला कौवा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो हम दोनों लोकसभा के चुनाव हार गए। अब आप पहुंच गए हैं जहां वहां भाजपा की लुटिया डूबेगी। काला कौवा जिस पर बैठ जाता है उसको ले डूबता है। अरे तिवारी साहब, डुबाने और उबारने की ताकत तो जनता के हाथ में होती है और ये पब्लिक है, सब जानती है। सिंधिया जी कल आपके थे, आज कमल खिला रहे हैं, आगे क्या होगा कौन जानता है। वैसे भी 3 दिसंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उससे पहले जुबानी तीर से विरोधी को पस्त कीजिए और खुद मस्त रहिए। और हाँ, झूठ सच जो भी बोलना है बोलते रहिए। अब झूठ बोले कौवा काटे, इतना झूठ तो मत बोले। सही कह रहे हैं मामा, इतना झूठ तो मत बोले। चुनाव आयोग को चुनावी खर्च की तर्ज पर झूठ की भी लिमिट तय कर देनी चाहिए। लिमिट क्रॉस हो तो जुर्माना। हालांकि जनता अब चुनावी झूठ को लेकर अभ्यस्त हो चुकी है, इसीलिए भविष्य के वादों के आधार पर नहीं, भूत के काम के आधार पर ईवीएम का बटन टाकती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देश भर की पार्टियों को मिलाकर बने गठबंधन का इन चुनावों से पहले क्या हाल हो गया, उसे जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्र में शासन में है, वो जानबूझ के खचपच करने वाले लोगों को एकजुट करके उल्टा पुल्टा करवाना चाहता है। मोदी जी के साथ लड़ ले, तब लोग समझेगा कि नीतीश कुमार है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उससे भी ताकत मिलेगी नीतीश जी को। नीतीश जी की पार्टी जीत के भी आती है तो कांग्रेस को ही समर्थन करेगी। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। ये कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही फंस गया।
चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है और नेता इस तापमान को, इसकी तपिश को, इसकी अग्नि को भला कैसे जाया होने दें। इसलिए इस अग्नि पर सियासत की हांडी चढ़ाकर अपने फायदे की सेहतमंद रोटी सेक रहे हैं। कौन गठबंधन, कौन सा वादा, कैसा इरादा, काहे की विचारधारा, कैसी गलबहियां। लेकिन अवसरवाद के चक्कर में रायता बहुत ज्यादा फैल गया है। खासतौर से इंडिया अलायंस का रायता इतना फैल गया है कि बूंदी कहीं, दही कहीं और मसाला कहीं और बिखर गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बड़े अरमानों से निकले थे मोदी के अश्वमेध को रोकने के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में सबकी डफली सबका राग सुनकर उनका धैर्य धराशायी हो गया। लिहाजा इंडिया अलायंस के सबसे बड़े घटक कांग्रेस की नब्ज पर हाथ रखकर तापमान टटोलने लगे। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। लगता है नीतीश बाबू कांग्रेस की बेरुखी से थोड़ा दुखी हैं। वैसे आप काहे को दुखी हैं नीतीश बाबू? आप भला कब मोहताज रहे किसी एक पार्टी के? आप तो 360 डिग्री गुलाटी के उस्ताद रहे हैं। दिखा दीजिए अपनी गुलाटी की एक झलक, सब लाइन पर आ जाएंगे। वैसे कांग्रेस ने भी खूब किया। मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए नीतीश से एक बार भी नहीं पूछा कि लड़ना है नहीं लड़ना है। अब कांग्रेस रिस्पांस नहीं दे रही तो नीतीश की कुछ तो रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि नहीं। अब लीजिए, नीतीश ने कांग्रेस को बता दिया कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, उम्मीदवारों का जरा भी टोटा नहीं है उनके पास। मध्य प्रदेश में उतार दिए जेडीयू के 10 उम्मीदवार। अरे न सीट दे रहे हो, न संयोजक बना रहे हो, कोई करे तो क्या करे। देखिए, नीतीश कुमार का मध्य प्रदेश में तो कुछ है नहीं। मैं पहले भी कहा, वो गए कांग्रेस पर प्रेशर डालने के लिए कि हम लड़ेंगे, कांग्रेस बनाएगी, फिर हमको संयोजक बनाएगा। ये प्रेशर पॉलिटिक्स। आप तो कुछ ना ही बोलिए गिरिराज बाबू। नीतीश जब कमल पर विराजमान हो तो हो जाते हैं सुशासन बाबू, और लालटेन में तेल भरने लगे तो आपके लिए जंगल राज आते देर नहीं लगती। वैसे भी इंडिया अलायंस की बारात में बिन बुलाए बाराती बनना आपको शोभा नहीं देता। ये नीतीश और कांग्रेस के आपस का मामला है, दोनों आपस में निपट लेंगे। वैसे भी कांग्रेस जानती है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी को हटाने की हड़बड़ी में हैं। नीतीश जी का निहितार्थ भी यही था कि और तेजी से काम होना चाहिए। नीतीश जी चाहते हैं कि कल परसों ही मोदी जी हट जाए, लेकिन उसका तो तय है ना कि अप्रैल में चुनाव हो। क्या बात है अखिलेश प्रसाद जी, नीतीश के किए कराए की आपने ऐसी लिपाई की कि कई तो गश खाकर गिर पड़ेंगे। मतलब नीतीश को ये मालूम ही नहीं कि मोदी को हटाना है तो अप्रैल मई तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर तो लानत है नीतीश कुमार पर। बहरहाल नीतीश के फाड़े का तो रफू कर दिया आपने, लेकिन अखिलेश यादव का क्या करेंगे? उन्होंने तो इंडिया अलायंस को ऐसे फाड़ दिया कि बड़े बड़े रफूगर भी हाथ खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश तो ऐसे चालू हुए हैं कि पूरा अलायंस चालू क्वालिटी का लगने लगा है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? अब लीजिए साहब, गांव बसा नहीं कि चोर आधम के। अभी इंडिया अलायंस में सीटों पर फैसला हुआ भी नहीं कि प्यार मोहब्बत से शुरू होकर बेवफाई, धोखा, इंतकाम तक की नौबत आ गई। लाल टोपी वाले भैया जी की यही खासियत है, जो करते हैं धाय पटाखा करते हैं। नीतीश की तरह आड़ी तिरछी चाल उन्हें नहीं बता। ये मौका मिला है आपको इन बीजेपी कांग्रेस के लोगों को सबक सिखाने का। ये दोनों एक ही दल है, ये चेहरे कभी कभी अलग हो जाते हैं,
अरे राम रे राम, नीतीश तो कांग्रेस की नब्ज ही टटोल रहे थे, लाल टोपी वाले भैया जी ने तो ओपन हार्ट सर्जरी ही कर डाली। अखिलेश की ये साफगोई मध्य प्रदेश के मामा जी को काफी रास आ रही है, इसीलिए वो अखिलेश की अदावती खिचड़ी में चटक तड़का लगा रहे हैं। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, यहाँ ये आपस में ही लड़ रहे हैं और केवल लड़ नहीं रहे। अखिलेश यादव जी ने कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है, इस पे भरोसा करके हमने गलती की। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले लोग ही कांग्रेस को कोस रहे हैं। कोसने में कोई किसी से पीछे नहीं है। बहरहाल अखिलेश के दांव से मामा का पजामा टाइट हो गया है। दरअसल अखिलेश ने मजाक मजाक में सपा के 70 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के मैदान में उतार दिए हैं। उधर ईडी के समन के बाद मध्य प्रदेश के मैदान में हुंकार भरने वाले अरविंद केजरीवाल भी इंडी अलायंस के धुर्रे बिखेरने में पीछे नहीं हैं। आपने भी एमपी में 66 उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब जब यही करना था तो पटना से लेकर बेंगलुरु और मुंबई तक मोदी विरोध के तराने इतने तरन्नुम में क्यों गा रहे थे भाई? खैर, ये जो पब्लिक है सब जानती है।